चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी। आज हम लोग जो कंट्रोल पैनल वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, आज हम उसका लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। और सभी लोग फटाफट से अपने अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ सकें, और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक दो पार्ट हो चुके थे। कल हमने काफ़ी सारी चीज़ों की बात कर ली थी। कल हमने बात करे थे जो जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हमारे पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन में प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो एलिमेंट्स थे सारे मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, बट अब आज की क्लास में हम उसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे आगे कि अब कंट्रोल पैनल में वायरिंग भी करते हैं। आपको ये पता है भाई, देखो बड़े बड़े जो उपकरण लगे हैं उनका कंट्रोल ले लिया। अब जो कंट्रोल पैनल के अंदर हम लोग वायरिंग लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास मैंने बताया था कंट्रोल पैनल अलमारी जैसे होते हैं, वॉल टाइप होते हैं। अब उन अलमारी के जैसे जो मेरे हैं उनमें मैं कौन सी वाली वायरिंग करूंगा, किस किस तरह से वायरिंग करते हैं, या वायरिंग करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें भी काम में लेनी है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं वायरिंग करते समय काम में लूँगा। बस उन्हीं सब टॉपिक के बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, फटाफट से 1-2 मिनट को और वेट करते हैं जब तक सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर इसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, थोड़ा दोस्तों अभी कमरे में लाइट नहीं है। ठीक है, तो मैंने दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है अभी थोड़ी सी, उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। थोड़ा सा वॉइस वगैरह में प्रॉब्लम आ सकता है आपको नेटवर्क में, वही अभी बारिश का टाइम चल रहा है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी अभी नहीं आ रही है, तो उस चीज़ की थोड़ी सी कमी शायद आज अपने को हो सकती है। बट अभी देखिए फुल लाइट है। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अगर जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दें। चलिए, अभी 3 लोग लाइव हैं, फटाफट से सब लोग कमेंट कर देंगे, और जब तक अपन अपने मार्कर को पोलियो की ड्रॉप चलाते हैं। अच्छा, पंकज गुड मॉर्निंग, यश गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग, संगीता मांगलव जी गुड मॉर्निंग। संगीता जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका। संगीता जी आप कमेंट करके बताएं कहाँ से हैं। एक बार संगीता जी से निवेदन है कि कमेंट करके बताएं आप कहाँ से हैं। ज्योति जी गुड मॉर्निंग, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो पंकज टाइम पे आ चुका है, बड़े दिनों के बाद क्लास लेने आया है टाइम पे। वेरी गुड, ऐसे ही टाइम पे आते रहो। चलिए, तैयार हैं आज इस चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आप सबको पता है कि इस चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित ओके बीकानेर से हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत सत्कार और अभिनंदन करता है पूरा अभिषेक जैन का परिवार आपका। और आपको मैं बताना चाहता हूँ संगीता जी, यहाँ पे ITI की डेली क्लासेस लग रही है। ठीक है, डेली हम लोग रिजल्ट तो अभी नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट अभी टाइम लगेगा। यश, यहाँ पे ITI सेकेंडरी इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का सिलेबस पूरा आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। 4 चैप्टर तो हमारे कवर हो चुके हैं, अभी हम लोग आगे के चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, 4 चैप्टर के बाद जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं वो लोग हम करेंगे धीरे धीरे। ये 5वां चैप्टर चल रहा है जो कि आज खत्म हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमें पढ़ना है कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त वायरिंग सामग्री। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त वायरिंग सामग्री। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोल पैनल एंड एसेसरीज। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, कंट्रोल पैनल एंड एसेसरीज। कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त वायरिंग की सामग्री। ठीक है, अब वायरिंग करते समय मैं किस किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल करता हूं, ये चीज हमें पढ़नी है। वायरिंग सामग्री, ठीक है, कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त वायरिंग सामग्री, इस बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है रेस वे या केबल चैनल। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेस वे। अब ये देखो, ये जो नाम मैं बता रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे आपको ये टॉपिक देगा, नाम देगा और पूछेगा बताइए ये रेसवे क्या काम करता है, कैसे करता है। तो हमें उस हिसाब से इन चीज़ों का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए जतिन जी गुड मॉर्निंग। संगीता जी क्लास में हैं या चले गए, संगीता जी क्लास में हैं या चले गए। करण सिंह गुड मॉर्निंग। चलिए ओके, चलिए अब देखें रेसवे क्या कहलाता है। तो आपको रेसवे से देखो मैं एक सीधी सीधी चीज बता देता हूं। आपने देखा है केसिंग और केपिंग देखी है क्या, आपने केसिंग और केपिंग देखी है, देखी होगी आपने केसिंग केपिंग, बिल्कुल सब लोगों ने। बस वो केसिंग केपिंग की तरह ही चौकोर डिब्बा होता है, या फिर मैं केसिंग केपिंग को भी कह सकता हूं, जिसमें से वायर को गुजारा जाता है ताकि वायर को यांत्रिक हानि से बचाया जा सके, सर्दी गर्मी बरसात से बचाया जा सके। ठीक है, तो रेसवे का इस्तेमाल वायरिंग को या केबल की स्थापना में प्रयुक्त किया जाता है, जो कि रेसवे कहलाती है। ठीक है, कंट्रोल पैनल में वायरिंग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेसवे का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या करता है, तार या केबल को उष्मा यानी कि गर्मी से बचाता है,
जंग लगने से बचाता है, मैकेनिकल चोटों से बचाने का काम करता है, और उसे मैं कहता हूँ रेसवे या केबल चैनल। किसके अंदर तार लगाते हैं भाई? आपने केसिंग केपिंग नहीं देखी, एक चौकोर बंद डिब्बा होता है, चारों तरफ से आगे पीछे से खुला रहता है, उसके अंदर तार लगाया जाता है। देखो जैसे कि ये डस्टर है, डस्टर के जैसे चौकोर डिब्बा है, पूरा पैक रहता है ऊपर नीचे से, यहाँ से तार डाला बाहर से निकाला, तो अब ये पूरा पैक है, और इसको कोने पे भी जब तार निकाल दिया बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ना तो किसी आंतरिक चोट का असर होगा, ना गर्मी का, ना बरसात का, ना जंग लगने का असर होता है। ठीक है, तो इसे रेसवे या केबल चैनल कहा जाता है। सरफुद्दीन अंसारी जी, बड़े दिनों बाद क्लास में आए सर आप। ठीक है, तो क्या सबको रेसवे टॉपिक क्लियर है? क्या सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे फटाफट से? जो जो अभी तक है वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। चलिए, तो ये रेसवे या केबल चैनल हो गया। मैं लिख लेता हूं, केबल को ऊष्मा, जंग तथा चोटों से बचाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो केबल को ऊष्मा से, जंग तथा चोटों से बचाने के लिए काम में लिया जाता है। क्या चीज काम में ली जाती है? हमारा रेसवे या केबल चैनल। अब ध्यान रखेंगे, रेसवे या केबल चैनल ले तो लिया, लेकिन ये किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहली चीज इसमें आती है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, या फिर इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों इतना होना चाहिए कि उसके अंदर से तार आसानी से निकल सके और लगाए जा सके। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी नहीं पढ़ाते हो क्या सर? संगीता जी, ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चल रहा है, ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ही चल रहा है। ठीक है, सो क्षेत्रफल इतना होना चाहिए कि उसमें से बराबर तार डाले जा सकें। दूसरी चीज है पदार्थ यानी कि मटेरियल। अब आप जो रेस में प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, जो भी रेस में प्रयोग कर रहे हो वो अच्छे पदार्थ का बना होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें से रेडियो इंटरफेरेंस ना हो और वो जल्दी खराब ना हो सके। फिर रेसवे की मोटाई इतनी होनी चाहिए कि उसमें से आसानी से तार निकल सके। प्लस ऐसा नहीं कि एकदम पतला है तो उसके ऊपर जैसे कोई चीज, भारी चीज गिरी और वो पिचक गया। ठीक है, उसकी मोटाई बराबर होनी चाहिए ताकि कोई भी चीज उसके ऊपर गिरती है तो उसका वजन सहन कर सके। इतनी चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज है डिन रिले। ठीक है, डिन रेल आता है। ठीक है, अब ये जो डिन रेल वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, डिन रेल वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अब बात करते हैं कि ये डिन रेल होती क्या है। ठीक है, ये जो डिन रेल है ये होती क्या है? अच्छा, आप सबने एक बात बताओ मुझे, आप सबने अपनी वर्कशॉप में एक चीज देखी होगी जिसे हम लोग कहते हैं, कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है कंट्रोल पैनल का। ये चैप्टर है कंट्रोल पैनल का। अगर आपके पास अरिहंत की बुक है, तो अरिहंत की बुक में आपको चैप्टर मिल जाएगा कंट्रोल पैनल के नाम से। अब देखिए, आप सबने एक चीज जरूर देखी होगी दोस्तों, कौन सी चीज है मैं आपको बताता हूं। आप सब लोगों ने अपनी वर्कशॉप में एमसीबी लगी हुई देखी है क्या? किस किस व्यक्ति ने घरों में या अपनी वर्कशॉप में एमसीबी लगी हुई देखी है? सब लोगों ने देखी होगी। अब जो एमसीबी जिस चीज के अंदर फिट करी जाती है, भाई एमसीबी को किस में लगाया जाता है? एमसीबी को किसी ना किसी में लगाया जाता है। तो जिस जगह पे एमसीबी को लगाया जाता है या जिसके अंदर एमसीबी को फिट किया जाता है उसे कहा जाता है डिन रिले। उसे क्या कहा जाता है? डिन रिले कहा जाता है। देखो डिन रिले कुछ इस तरह की होती है, सबको दिख रहा है? ये देखो, ये एमसीबी है और ये स्टील की या लोहे की बनी होती है, और इसके अंदर क्या है? एमसीबी को फिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखो, इसमें आपको दिखा है क्लियरली। ये देखो, ये पत्ती लगी है पीछे और इसके अंदर एमसीबी को फिट कर रहा हूं। तो आप सीधे गूगल पर सर्च कर सकते हैं डिन रिले के नाम से। ठीक है, अपन सीधे गूगल पर सर्च कर सकते हैं डिन रिले के नाम से। ठीक है, सबको क्लियरली विजिबल है डिन रिले? आप गूगल पर सर्च कर लेना तो आपको वहां पे देखो क्लियरली दिखेगी। इस तरह की मैं दिखाना चाहूंगा, पत्तियां होती हैं। तो लाइट में प्रॉपर्टी शायद मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है? बस, तो इस तरह की डिन रिले कुछ पत्तियां होती है जो कि एमसीबी के लिए लगाई जाती हैं। हाँ, डिन रिले बिल्कुल, यस सर, देखा है, सबने देखा है। गुड मॉर्निंग अंकित। ऋषिका कुमारी जी, इलेक्ट्रिशियन ड्राइंग नहीं पढ़ाते हो क्या सर? बिल्कुल, ड्राइंग अभी स्टार्ट नहीं कर रहे। मैंने बच्चों को बोला हुआ है जिस दिन एक साथ 50 बच्चे लाइव आ गए तो बस आपको करने का है, इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, अभी आप ही नया बना है ऋषिका जी, अभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में बच्चे नहीं आते 12-15, तो आप सोचिए कि ड्राइंग तो मैं पढ़ा सकता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मैंने ये बात 4-5 दिन पहले अपने बच्चों को बताया था कि मैं पढ़ा सकता हूँ, बट आपको अपने दोस्तों के साथ पहले इस चीज़ को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, 12-15 लोग आते हैं बस वीडियो देखने के लिए हमारी क्लास में, और फिर डेली के अगर आप देखो तो 80-100 व्यू होते हैं और उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई मजा नहीं आता, इतने बच्चे आ रहे हैं। तो मेन चीज़ है, मैं ड्राइंग जरूर पढ़ा दूंगा, बट आप सभी लोग, चाहे अभी संगीता जी नया है, ऋषिका जी नया है, आप अपने दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर करो, अपने दोस्तों को लेकर आओ। जैसे कल अनिल जी ले गए थे, जतिन जी को भी मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, अपने दोस्तों को लेके आइए। तो जितने भी लोग हैं वो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें,
अगर आपको लगता है कि मेरी क्लास में कुछ फ़ायदा है, अच्छी है, ठीक है, तभी, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि यस सर मेहनत कर रहे हैं, सर अच्छा पढ़ाते हैं और बाकी बच्चों को भी फायदा हो सकता है, तब आप शेयर करिए। और जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, एक बार लगभग 50 के बार बच्चे हो जाएंगे, डेफिनेटली मैं उसी दिन अगले दिन से आपको ड्राइंग पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं करूंगा, आपको पढ़ने में कंजूसी नहीं करनी है। चले, तो डिन रिले देखिए, इस तरह की रिले होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एमसीबी को फिट कर दिया जाता है। एमसीबी को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, एमसीबी जैसे इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट देने के लिए मैं क्या करता हूं, डिन रिले का इस्तेमाल करता हूं। तो आपको बस डिन रिले के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार के रेल या चैनल का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया था, तो इससे तो हमारा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। कहाँ हुआ था, बस एक चौड़ा ट्रैक होता है, ट्रैक देखा है ना जिसपे रेलगाड़ी चलती है, तो एक चौड़ा ट्रैक होता है जिसके अंदर हम एमसीबी को सेट करते हैं, जिसके अंदर एमसीबी को सेट किया जाता है। बस इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी ड्रिल के बारे में। अगला आता है टर्मिनल कनेक्टर। अगला क्या आता है दोस्तों, टर्मिनल कनेक्टर। अब टर्मिनल कनेक्टर क्या होता है भाई, दो टर्मिनलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम लोग कि भाई केबल है। अब केबल के टर्मिनलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त युक्ति टर्मिनल कनेक्टर कहलाती है, ठीक है। अब ये किस प्रकार की होती है, देखिए बेकलाइट की बनी होती है, कुछ इस प्रकार के डिवाइस है, ठीक है। अब हमें दो चीजों को जोड़ना है, मानो आपस में अपने गर्म पानी की रोड देखी होगी, रोड के अंदर जो एलिमेंट लगा रहता है उसको वायर से कनेक्ट करना पड़ता है। अब उस एलिमेंट में तार को आप ऐसे बांध तो सकते नहीं हो, उसको कनेक्ट करना आवश्यक है। तो ये होता है हमारा बेकलाइट का बना हुआ। इसके ऊपर क्या है, ये जो है ना छेद, इसमें तार लगाया जाता है बाहर से और इसको पेज की मदद से कस दिया जाता है, ठीक है। ये पेज की मदद से हम लोग इसको कस देते हैं, ठीक है। अब वायर अंदर घुसा पेज की मदद से, तो यहाँ पे एक तो जो एलिमेंट होता है उसके है ना रोड टाइप होता है, वो पतला सा वो लगा दिया जाता है और यहाँ पे तार लगा दिया जाता है और ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, तो ये होता है आपका टर्मिनल कनेक्टर। टर्मिनल कनेक्टर बहुत सारे तरह के होते हैं। अब देखो टर्मिनल कनेक्टर को मैं इस प्रकार से भी समझ सकता हूं कि मान लो एक टर्मिनल कनेक्टर ऐसा होता है, अब मान लो कि मेरे पास एक फेज का वायर है, ठीक है, मैंने एक फेज का वायर दे दिया। अब एक फेज का वायर देने के बाद मुझे उससे बहुत सारी जगह पे फेज देना है, तो यह न्यूट्रल देना है, ज्यादातर न्यूट्रल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने एक बना दिया, अब यहाँ से एक जगह दे दिया। अब ये जो एक फेज या न्यूट्रल यहाँ पे आया, ये इन सबको कनेक्ट करता है और यहाँ से मैं अलग अलग जगह पे फेज या न्यूट्रल वायर दे सकता हूँ। तो इसके लिए ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल कनेक्टर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक इतना छोटा सा आता है, लोहे का बेकलेट का बना रहता है, उसमें हम लोग दोनों वायर जो भी हमें दो चीजों को जोड़ना है उसको जोड़ के उस पर पेच कस दिया जाता है ताकि वो कभी भी फ्यूचर में निकले ना, कभी भी फ्यूचर में निकले ना। अब बताओ, अभी तक जो 3 टॉपिक मैंने कराया आपको, रेसवे, केबल चैनल, डिन रेल और टर्मिनल कनेक्टर के बारे में चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। ये अस्थाई स्थायी रूप से व अस्थायी रूप से दोनों प्रकार से जोड़ा जा सकता है। ज्यादातर क्या हम लोग चीनी मिट्टी का या कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है। चलिए लाइट आ गई है ना, एकदम से लाइट चमक गई होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी अब हमारे आ चुकी है। तो अब फटाफट से कमेंट करके बता देंगे कि सभी लोगों को ये चीज समझ आ गई। सब लोग फटाफट से कमेंट कर देंगे जितने भी बच्चे हैं कि आपको जो मैंने अभी बताया, ठीक है, जैसे कि रेसवे, डिन रेल और टर्मिनल कनेक्टर, तीनों टॉपिक क्लियर है। तो फिर आगे के टॉपिक देख लेते हैं जल्दी से। आज हमें इस क्लास को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। नारियल, अगरबत्ती, फूलमाला सब लोग लेके आए होंगे अपने साथ में। फटाफट से आप कमेंट कर दें। अगला टॉपिक मैं दिखाता हूँ आपको, थिम्बल्स। अब हमें देखना है अगला टॉपिक क्या है मेरा, थिम्बल है। तो थिम्बल को देखिए कुछ इस प्रकार से समझते हैं हम लोग। ये हो गया आपका थिम्बल। यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो आ रहा है ना, ये तार क्या है, मेरा केबल है, ये केबल है, इस पर से इंसुलेशन डाला, इसके अंदर फिट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो थिम्बल के बारे में क्या हो गया, कमेंट शो नहीं हो रही मुझे, एक बार आप वीडियो बंद करके चालू करें, ठीक है। कमेंट शो नहीं हो रही है मुझे, कभी कभी पता नहीं अचानक से कमेंट्स रुक जाती हैं।
आप लोग भी देखो अपने मोबाइल में। अच्छा सर एक बार फिर से चिराग पाटिल, चिराग लेट आए हो तो आप वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है। जो टाइम पे है उनके लिए। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हाँ मेरे यहाँ भी बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो जो लेट आया है थोड़ा सा बैक करके देख लेना, ठीक है चिराग। अदरवाइज फिर भी समझ नहीं आया तो मैं कल बता दूंगा। अच्छा मेरे पास क्या बार बार वीडियो रुक जाती है, तो आप लोग जो भी हो ठीक है वीडियो को ऑफ करके ऑन कर देना। चलिए अब बात करते हैं थिम्बल्स की। तो एक दो चीज हम लोग समझेंगे हाथों हाथ, थिम्बल्स और दूसरा होता है लक्स, ठीक है। एक तो होता है थिम्बल्स और एक होते हैं हमारे लक्स। इन दोनों को हम लोगों को क्या है साथ में समझेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। इसका थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लेता हूँ एक बार। चलिए अब थिम्बल्स और लक्स क्या काम करते हैं देखिए। अब क्या होता है आपको पता है, एक तार है मेरे पास में, ठीक है, कोई भी तार है, जिसमें भी तार नहीं मेरे हाथ में। अब उस तार में छोटे छोटे वायर निकलते हैं, अब उसको अपन कसते हैं तो बहुत सारे तार बाहर निकलते हैं, या किसी पे लगाना है तो हम उसे प्रॉपरली लगानी पड़ते हैं। तो थिम्बल्स और लग यहाँ क्या काम करते हैं, तारों को ऐंठ देते हैं। पहले तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, हम तारों को ऐंठ देते हैं और उसके बाद उसको प्रयोग करना है, लेकिन फिर भी खुल जाता है। तो थिम्बल्स और लग्स हमारे उस समय काम आते हैं जब हमें किसी भी केबल को कनेक्ट करना है किसी दूसरी केबल के साथ या किसी एलिमेंट के साथ में कनेक्ट करना है। तब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये थिम्बल का आगे वाला हिस्सा है, यहाँ मैंने एक तार लिया इसके अंदर फिट कर दिया, ठीक है, तार लिया मैंने इसके अंदर फिट कर दिया, फिर इसको दबा दिया जाता है और फिर जहां भी हमें कनेक्ट करना है सीधे सीधे मैं थिम्बल को लगा देता हूँ, सीधे से थिम्बल को लगा देता हूँ। सेम चीज लग के साथ है। अब लग में क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे तार आता है, ठीक है, यहाँ पे ये तार आया। अब तार जैसे ही आता है, सॉरी यहाँ से ये यहाँ से ये क्या आया, तार आया, तार यहाँ पे है। अब ये जो दिख रहे हैं ना आपको क्रॉस, ये जो दांते वाले, मैं इसको दबा देता हूँ प्लास की मदद से। अब जैसे ही प्लास की मदद से दबाया तो ये जो अंदर का कंडक्टर था मेरा, कॉपर वायर थे अलग अलग, वो इसके साथ दब जाते हैं। और ये आपने लग देखा होगा, जैसे आपके गाड़ी में हो, गाड़ियों में वगैरह भी लगा रहता है, ठीक है, गाड़ियों में भी लगा रहता है, आपके लग होते हैं, आपने देखे होंगे लग्स, फिट कर दिया जाता है सीधे इसको, ठीक है। अब ये जो ये लग है ना, इसको फिट करने का एक खांचा भी होता है और इसको सीधे इसके अंदर दबा दिया जाता है ताकि कनेक्शन में प्रॉपरली मिल सके। तो जो केबल इधर उधर वायर छिटे रहते हैं उसके लिए, ठीक है, केबल के टर्मिनलों को किसी बोल्ट पर नट की सहायता से कसने के लिए, तो लग जो होते हैं वो नट की सहायता से कसे जाते हैं, ध्यान रखो, नट की सहायता से। और ये जो है ना थिम्बल्स, ये डायरेक्टली, सॉरी ये जो मैंने बताया था ना खांचा होता है, ये थिम्बल्स के लिए होता है और लग डायरेक्टली कस दिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे। तो लग का प्रयोग केबल को जकड़ कर प्रयोग रखने के लिए, ठीक है, जकड़ कर पकड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फेरुल्स जो है थिम्बल्स का उपयोग भी करते हैं केबल को जकड़ कर रखने के लिए, किसी चीज से कनेक्ट करने के लिए रखते हैं और इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ किसी भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसी भी कनेक्टर के छिद्र में इसको प्रयोग करते हैं। अब जैसे मानो कोई छेद है उसमें तार लगाना है, अब जब आप तार डालते हो तो तार के आपस में फैल जाते हैं, लेकिन अगर हम लग थिम्बल डालते हैं तो थिम्बल एक पतली सी नली ट्यूब टाइप हो जाती है और उसको अपन आसानी से डाल सकते हैं। यानी कि बहुत सारे छितरे हुए तारों को हम एक रूप दे सकते हैं। बहुत सारे, मैं कहता हूँ ये केबल है मेरी, इस केबल से कॉपर वायर निकलने अलग हुए, तो इन अलग अलग कॉपर वायर को मैं एक रूप किस प्रकार से दे सकता हूँ, थिम्बल की मदद से मैं इसको एक रूप दे सकता हूँ और इसे आसानी से किसी भी जगह कस दिया जाता है। ज्यादातर हम जो थिम्बल का प्रयोग करते हैं उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या होता है, अपन अब इसके अंदर क्या करते हैं, कई बार हम लोग जो इन छिद्रों तारों को सोल्डरिंग की मदद से एक तार में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है एल्यूमिनियम वायर इस्तेमाल होता है और एल्यूमिनियम में सोल्डरिंग अच्छे से होती नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग की जगह थिम्बल का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर ये कहा जाता, पूछा जा सकता है कि थिम्बल्स का प्रयोग कहाँ ज्यादा किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं भाई एल्यूमिनियम वायर में थिम्बल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और बहुत सारे छितरे हुए तारों को एक साथ इकट्ठा करके किसी में कनेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ होता है। तो ये थिम्बल क्या है, एक तरह से तारों को जकड़ कर रखने का काम करता है, तारों को जकड़ कर रखने का काम करता है। ये चीज बताओ कि समझ आई कि नहीं आई। ठीक है। अब ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये जो तार है, ये जो है ना ये, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फेरुल है। फेरुल यानी कि किसी भी चीज को जकड़ कर रखने के जो काम करता है उसे फेरुल कहा जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि ये है फेरुल। फेरुल का काम क्या होता है, किसी भी चीज को जकड़ कर रखने का काम, और उसे जकड़ कर रखने के लिए दबाया जाता है। वो दबाया किसकी मदद से जाता है, एक प्लायर आता है, लेकिन उस प्लायर का अलग नाम होता है क्रिम्पिंग टूल।
क्रिम्पिंग टूल, ठीक है, क्रिम्पिंग टूल की मदद से दबाया जाता है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फेरुल में ज़्यादा ध्यान रखनी है। फेरुल एक धातुक छल्ला भी हो सकता है, छल्ले टाइप का हो सकता है, या जो ऐसे दांत निकले उस तरह का भी हो सकता है। ये किसी भी लकड़ी के, ठीक है। अब मैं फेरुल समझा दूं आपको। थिम्बल और लग तो समझ आ गए होंगे आप लोगों को, आई होप थिम्बल और लग्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग फेरुल क्या होते हैं। फेरुल देखिए, आपने लकड़ी रेती देखी होगी, ठीक है, इस तरीके से आपने ठीक है, इस तरीके की आपकी रेती होती है। अब रेती के पास में जो हैंडल है, हैंडल के पास में एक गोल छल्ला लगा रहता है। आपने देखा होगा हैंडल के पास एक गोल छल्ला लगा रहता है, जो कि लकड़ी के हत्थे को और जो मेरा छेनी वो है रेती, उसको जकड़ कर रखने का काम करता है। सो एक धात्विक छल्ला होता है जो कि किसी लकड़ी के सिरे पर लगाया जाता है। ज्यादातर ये लकड़ी के सिरों पर लगाया जाता है ताकि लकड़ी को फटे ना, लकड़ी मेरी फटे ना और लकड़ी टूटे ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फेरुल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सब लोगों ने फेरुल देखा होगा। तो अगर ये चीज पूछी जाए आपसे, सर अल्टरनेट वाला चैप्टर पढ़ा दिया क्या? नहीं संगीता जी, अभी मैंने इलेक्ट्रिकल जनरेशन, कन्वेंशनल पावर प्लांट, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कराया है, और इसके बाद हमारा कंट्रोल पैनल चल रहा है। अभी हम लोग डीसी मोटर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप मान के चलिए 3 से 4 दिन में हमारा डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, और उसके बाद आपके जो भी है अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, ठीक है, सारा कुछ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फेरुल समझ गए। अब आता है केबल बंधक फीते या केबल टाई। केबल टाई, केबल बंधक, या फिर हम कह सकते हैं केबल फीते। तो ये किस तरह का होता है भाई? एक नॉर्मल है क्या ना, ये फीता टाइप का होता है जो कि इस प्रकार से बंद हो जाता है। आपने देखो प्लास्टिक की एक सफेद प्रकार की फीता टाइप होता है, और उसके अंदर उस बीच में से फंसा दिया जाता है, उसको एकदम टाइट कर देता है। तो बहुत सारे तारों को, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तारों को एकजुट करके बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीते का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल उपकरणों में, कंट्रोल पैनल इत्यादि में इंटरनल वायरिंग करते हैं। अब कोई भी तार लटक रहा है या ढीला नहीं छोड़ा जाता, ठीक है, उनको क्या करता है, चेचिस या उस साइड से सटाकर रखना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, केबल टाई का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम होता है आपका, दिख रहा है आपको? ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया, ये दोस्तों किस चीज का डायग्राम है? ये है केबल टाई। इसे क्या कहा जाता है? केबल टाई कहा जाता है, ठीक है। मेरे को पता था डायग्राम आपको समझ नहीं आएगा, पहले से निकाल के रख रहे हैं। तो केबल टाई का मतलब आप लोग क्या समझेंगे कि केबल टाई, एक सेकंड, क्या है, कमेंट आया किसी का? माया सुतार जी, सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? तो माया जी, क्लास हमारी डेली 10 बजे स्टार्ट हो जाती है, 10 से लगभग 11 बजे तक क्लास होती है, और हमारे लगभग 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप पहली बार जुड़े हैं तो आप बताएं कहाँ से हैं आप, ठीक है, आप बताएं कमेंट करके कि आप कहाँ से हैं। तो क्या है कि अब अगर ढीले और लटकते हो तार होंगे तो उनके टूटने की संभावना है, कहीं पे अड़ सकते हैं, दरवाजा खोलते वक्त जो पैनल है उसका दरवाजा खोलते वक्त या बंद करते वक्त, तो वहाँ ये दिक्कत रहती है। तो क्या करते हैं, हम सभी तारों को फीते की तरह एक साथ इकट्ठा करके बांध देते हैं, जिसके तार इधर उधर ना निकले और टूटे ना। अब ये जो ये बना होता है ना, ये पीवीसी मटेरियल का बना होता है, प्लास्टिक का पीवीसी मटेरियल का बना होता है, जिसे हम लोग फीते की तरह होता है, ठीक है। पीवीसी से निर्मित बंधक फीते तार का प्रयोग किया जाता है। ये चीज क्लियर है? और जितने भी लोग प्रेजेंट है बट अभी तक वीडियो लाइक नहीं कर रहे, काफी सारे बच्चे, तो संगीता जी, माया जी, जो भी नए आए हैं, आप फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। और आजकल हम बात करें तो आजकल नायलॉन के फीते, ये जो फीते आ भी रहे ना, ये नायलॉन के फीते आते हैं। किसके फीते आते हैं? नायलॉन के फीते आते हैं, ठीक है। अच्छा, राजस्थान बीकानेर से तो संगीता जी और माया जी, आप दोनों फ्रेंड है क्या? अच्छा, फिर तो आप मुझे बताओ, मुझे लगता है कि आपके किसी ना किसी दोस्त ने आपको सजेस्ट किया हो, तो वो भी बताएं भाई, जिस भी दोस्त ने सजेस्ट किया है। अच्छा, सरफुद्दीन ने सजेस्ट किया है क्या? चलिए, ये चीज हो गई। अब हम बात करेंगे क्लिप्स। तो आपने पर्दे सुखाने वाली क्लिप्स देखी है क्या? सॉरी, कपड़े सुखाने वाली, आपके घरों पे कपड़े पर्दे सुखाने वाली क्लिप्स देखी होगी आपने? देखी नहीं देखी? बस बिल्कुल वैसी क्लिप आपने देखी होगी बैटरी
के जो टर्मिनल निकले तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम वो क्लिप लगा देते हैं और उन क्लिप के एंड सिरे पे क्या लगा रहता है, वायर बंधा रहता है। तो क्लिप की धातु के द्वारा निर्मित होता है, क्लिप मेटल का बना होता है और इसके अंतिम सिरों पर हम लोग इंसुलेटरिंग मटेरियल कोटिंग चढ़ा के तार के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। अब इन क्लिप की सहायता से हम क्या करते हैं, जोड़ा जा सकता है, कनेक्शन दिए जा सकते हैं और कनेक्शन लिए जा सकते हैं। तो अब ऐसा होता है कि कई टर्मिनल ऐसे होते हैं जिसको दिन में कई बार जोड़ा जाना है और बंद किया जाना है, ठीक है, जोड़ा जाया जाता है और हटाना होता है। तो इस प्रकार की जगह पे हम लोग क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं और ये ज्यादातर कहाँ होता है, बैटरीज में। आप लोगों ने देखा होगा बैटरी वगैरह, जहाँ बैटरी से ठेले वगैरह पे, स्टॉल्स पे काम में आती हैं, तो वहां इन क्लिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्ते आकाश मौर्य जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन, काफी दिनों बाद देखे आप। अच्छा, सब लोग दोस्त हैं आप लोग, सरफुद्दीन, माया जी और संगीता जी, आप सभी लोग दोस्त हैं। चले, बहुत अच्छी बात है, आप 3 लोग आए हैं और भी काफी सारे अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें। आकाश जी भी, सभी लोगों से निवेदन है जोड़ें। जितने ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि मैं उतनी ही जल्दी आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास स्टार्ट करूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे। सर क्लास कब कब होती है, तो बिल्कुल डेली 10 बजे, ठीक है, डेली 10 बजे। ऐसा लगता है कि मुझे फिर थंबनेल में लिखना पड़ेगा, डेली लाइव क्लास होती है। और बाकी बच्चों से भी निवेदन है, अगर किसी प्रकार की ऐसी कमेंट आती है, आप बच्चे पूछे तो आप सभी दोस्त हैं। सर बैटरी के अंदर जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर, ठीक है, उसे आसुत जल, यहाँ लिख देता हूँ, बैटरी के अंदर जो पानी होता है उसे आसुत जल या डिस्टिल वाटर कहा जाता है, ठीक है, आसुत जल या डिस्टिल वाटर कहा जाता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमारे को आज चैप्टर पूरा खत्म करना है, तो चैप्टर देख लेना है। क्लिप्स हो गया, इसके बाद आता है स्लीव्स, ठीक है, स्लीव। अब स्लीव की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने अपने घर में, अपने लैब में पंखे की वाइंडिंग देखी है क्या कभी किसी ने? पंखे के अंदर से वाइंडिंग देखी है तो उसमें जो कॉपर के वायर बाहर की तरफ निकलते हैं, उसमें हम लोग पतली पतली कपड़े की स्लीव्स होती हैं, ठीक है, नलिकाएं मैं कह लूं, पतली पतली एकदम होती हैं, उन नलिकाओं में से उस पतले पतले कॉपर वायर को निकाला जाता है और फिर कनेक्शन दे दिए जाते हैं। वो क्यों लगाई जाती है? ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना हो, किसी को करंट न लगे। तो वाइंडिंग में, उपकरणों में, मोटर की वायरिंग, अल्टरनेटर इत्यादि में एक कपड़े की एम्पायर क्लॉथ की या पीवीसी की, ठीक है, ज्यादातर मैं बता दूं कि ये जो स्लीव बनी होती है एम्पायर क्लॉथ की, ये भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि एम्पायर क्लॉथ की या फिर पीवीसी की बनी होती हैं, ये क्या स्लीव्स बनी होती हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से केबल या तारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। केबल तारों को तो सुरक्षा मिलती है, साथ ही साथ हमें भी सुरक्षा मिलती है। सर वर्कशॉप कैलकुलेशन कब से? ज्योति जी, वर्कशॉप कैलकुलेशन अगर आपको सेकेंडरी की पढ़नी है तो काफी सारे चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा रखे हैं। वीडियो देखिए, आपको क्या करना है, जो वीडियो में डालता हूं डेली उसकी प्लेलिस्ट में जाया कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के काफी सारे चैप्टर करा रखे हैं। तो हाल फिलहाल जो चैप्टर मैंने करवा रखे हैं कम से कम पहले वो तो पढ़िए, फिर बाकी के चैप्टर की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो चैप्टर करा रखे हैं आप वहां देखिए, आरबीयूएनएल फॉर्म रीओपन पर एक वीडियो बनाइए। सुशील पांचाल जी, बिल्कुल आरबीयूएनएल फॉर्म रीओपन के ऊपर एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। मैं सोच ही रहा था स्लिप कितने नंबर के आते हैं। अच्छा, स्लीव्स कितने नंबर की आती हैं? देखिए अलग अलग आकार की आती हैं, लेकिन हम लोग नंबर नहीं, हम एमएम की बात करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम देखिए 2 mm से 20 mm तक की, ठीक है, 2 mm से 20 mm तक की स्लीव आती है। तो हमें स्लीव को नंबर से नहीं, साइज से नापा जाता है। स्लीव को हमेशा साइज से नापा जाता है कि आपको कितने mm की स्लीव चाहिए। मिनिमम कम से कम 2 mm की आएगी। 2 mm होता है सबसे जो बारीक आता है, जीरो साइज कहते हैं उसे 2 mm कहते हैं। और 20 mm के बाद फिर हम लोग इंसुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं, जो कोटिंग लगाते हैं, ठीक है। 20 mm के बाद में हम लोग ऐसा नहीं कि भाई स्लीव ही लगाते रहेंगे, सिर्फ 20 mm तक ही हम लोग स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन सरफुद्दीन, क्या आपको क्लियर है 2 mm से 20 mm तक का साइज? ठीक है, 2 mm से 20 mm वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, क्लियर है तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं हमारे टॉपिक्स। चलिए, तो ये होते हैं ग्रोमेट। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है ग्रोमेट। ग्रोमेट एक रबड़ का मटेरियल होता है जो कि
जो आपके पैनल होते हैं, अब उस पैनल में लोहे की चद्दर होती है। अब लोहे की चद्दर के आर पार अगर आपको वायर निकालना है, अब अगर आप सीधा सीधा वायर निकालोगे और वो इंसुलेशन हटा हुआ है तो क्या होगा दोस्तों, करंट लगने की संभावना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो होता है ना, ये रबड़ के डायग्राम थोड़ा ढंग से नहीं बना, आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, ग्रोमेट, ग्रोमेट लगा दिए जाते हैं दो चीजों के बीच में, ठीक है। ये जो नली है ना, ये बीच में फंस जाती है किसी भी चद्दर के, जो भी मटेरियल है, और हम अपना केबल यहाँ से डालिए और यहाँ से केबल को निकाल लेते हैं, केबल यहाँ से डाल के निकाल सकते हैं। तो एक अचालक पदार्थ का मार्ग बना दिया जाता है, ठीक है, कंट्रोल पैनल में छेद करके, ठीक है। एक कंट्रोल पैनल है बड़ा सा, अब उसके अंदर छेद करके एक मैंने रास्ता दे दिया, लेकिन रास्ता अब वो तो मेटल की है, अब अगर केबल निकाली तो भाई करंट लगने की संभावना, दुर्घटना होने की संभावना। तो मैंने एक अचालक मार्ग बना दिया, किसकी मदद से, ग्रोमेट की मदद से मैंने अचालक मार्ग बना दिया, जिसकी मदद से मेरी केबल आसानी से निकल सकती है। तो ज्यादातर जो केबल होती है काले रंग की देखी होगी आपने, ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, काला मार्कर के जैसा। अब ये रबड़ की या पीवीसी की बनाई जाती है, ये किसकी बनाई जाती है, या तो रबड़ की बनाई जाती है या फिर पीवीसी की बनाई जाती है, जिससे कि क्यों, इसे दबाकर आसानी से हमारे पैनल में फंसाया जा सके, इसे दबाकर आसानी से पैनल में फंसाया जा सके। आज अनिल जी नहीं आए, आज अनिल, तंजिल, साहिल, समीर, काफी सारे बच्चे आज क्लास में नहीं आए हैं। तो ग्रोमेट आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ग्रोमेट भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्री का ये हमारा टॉपिक एक और खत्म होता है। अब लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा इस चैप्टर का कि विभिन्न कंट्रोल पैनल तथा परिपथों का परीक्षण करना। भाई अब हमें टेस्टिंग करनी है जो हमने अभी तक चीजें इस्तेमाल की। अब देखो लैंप या इंडिकेटर, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लैंप या इंडिकेटर। ये लैंप और इंडिकेटर मैंने बता दिया था ना भाई, सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है उसको सूचित करने के लिए। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये एक मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक बल्ब है। अब इस बल्ब को मैंने क्या करा, सप्लाई से कनेक्ट कर दो, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब इसे ऑन और ऑफ करके देखेंगे तो दोनों सिर को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब अगर बल्ब जल गया तो मेरा नियॉन टेस्टर सही है, और अगर बल्ब मेरा नहीं जा रहा तो फिर मेरा खराब है और उस लैंप को तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। इतनी चीज समझे। अब एक होता है पुश बटन, ठीक है, अगला है पुश बटन। पुश बटन क्या होता है, आपको मैंने कल दिखाया था, जब तक हम किसी चीज को दबाकर रखेंगे तब तक तो वो काम करेगा, और जैसे ही मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो चीज बंद हो जानी चाहिए। ये होता है पुश बटन। और पुश बटन का मैंने कल आपको दोस्तों चित्र भी बताया था, ये इस तरह का पुश बटन होता है मेरा। पुश बटन का मैंने आपको डायग्राम भी समझाया था कि पुश बटन का परीक्षण करने के लिए हमने लैंप को इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। ये मेरी क्या हो गई, लैंप हो गई, ठीक है, ये हमारे पास लैंप, बल्ब, इंडिकेटर, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। अब जब तक मैं इसे सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये भी मैंने क्या करा, सप्लाई से कनेक्टेड है, मानो ये चालू कर रहा है, लेकिन अब चालू कब होगा, जब ये स्विच दबाएंगे। तो जितने समय तक मैं स्विच दबा के रखता हूं उतने समय तक तो मेरा बल्ब ग्लो करना चाहिए। लेकिन अगर स्विच छोड़ने के बावजूद मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है, स्विच छोड़ने के बावजूद भी मेरा बटन अगर लगातार जल रहा है या बुझ रहा है, जो भी चीज हो रही है, तो मैं कहूंगा कि मेरा ये स्विच खराब है या फिर कुछ खराबी है, तो उसे बदलो तुरंत के तुरंत, ठीक है। अगर मेरा बटन छोड़ने के बावजूद अगर मेरा लैंप ग्लो कर रहा है, इसका मतलब मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं कि हमारा जो बटन है, पुश बटन है, वो खराब है। अच्छा, कमेंट आया किसी का, सर ग्रोमेट चुकलक होता है क्या, हाँ कुचालक, सॉरी कुचालक होता है बिल्कुल। जो ग्रोमेट होता है वो कुचालक पदार्थ का बना होता है, यानी कि रबड़ का बना होता है। ग्रोमेट रबड़ का बना होता है और बिल्कुल वही कुचालक मार्ग ही प्रोवाइड करता है। मेरे को आपने सी लिखाना था, ऐसा लगा चुचालक लिखा है, कुचालक बिल्कुल सही है। सॉरी, अपनी गलती है, थोड़ा सा इंग्लिश नहीं आती पढ़ना ढंग से, चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं फ्यूज। अब फ्यूज किस प्रकार से काम कर रहा है, तो मैंने क्या करा, अगेन इसी सेटअप में मैंने क्या करा, देखो अब फ्यूज की टेस्टिंग करनी है, तो मैंने फ्यूज का सिंबल किस प्रकार से बनाया जाता है, फ्यूज का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, फ्यूज का सिंबल इस प्रकार से बनाया जाता है। अब आपने फ्यूज तैयार कर लिया, चलिए अब मैंने इसके अंदर करंट फ्लो कराई। अब हाई करंट फ्लो होती है, अब अगर हाई करंट फ्लो हो रही है, बहुत ज्यादा वोल्टेज करंट, फिर भी मेरा फ्यूज वायर नहीं पिघल रहा है, इसका मतलब मेरा फ्यूज वायर खराब है, इसका मतलब मेरा फ्यूज जो वायर है वो बेकार है, ठीक है, टूट जाना चाहिए, जिससे सर्किट। अब देखो जब भी फॉल्टी कंडीशन आती है, फॉल्टी कंडीशन या शॉर्ट सर्किट हो गया, उस समय पे क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो लगती है, और बहुत ज्यादा करंट फ्लो हुई तो ये तार तुरंत पिघल जाता है, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। जैसे ही तार पिघल गया तो मेरी सुरक्षा हो गई। लेकिन अगर फ्यूज तार वायरिंग को जलाने से बचाने में असमर्थ हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये पिघले ही ना, तो ये हो सकता है कि भाई आपकी पूरी वायरिंग जल जाएगी। तो हमेशा तार ऐसा लो जिसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर जिसका गलनांक कम से कम हो, ताकि वो तुरंत पिघलकर मेरी सप्लाई को बचा सके, तुरंत पिघलकर मेरी सप्लाई लाइन को बचा सके। इस प्रकार का आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, फ्यूज बटन होना चाहिए, फ्यूज बटन होना चाहिए। चलिए बाकी देख लेते हैं। अच्छा, तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये जो चैप्टर है आज का, ये मेरी तरफ से आज आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, मेरी तरफ से तो ये चैप्टर आज आपका खत्म हो गया। तो यानी कि
टोटल हम बात करें तो कुल मिला के दोस्तों अभी तक हमारे 5 चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसी बात पे सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे अपने लिए और सभी के लिए मेरी तरफ से तालियां। 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, 5 का पंजा पूरा हो चुका है और धीरे धीरे पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से आज हमारी 12-15 क्लासेस तो हो ही चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर थे जो 4-4 दिन चले, 3 दिन 2 दिन, तो इस हिसाब से हमारी 15-16 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। टिन और शीशे का तार, बिल्कुल। रोटरी स्विच क्या होता है दोस्तों? रोटरी स्विच एक तरह का स्विच होता है जो कि किसी भी चीज की पोजीशन, ज्यादातर क्या है, किसी भी जो मेरी घूमने वाले एलिमेंट है उसके डायरेक्शन को रोटेट करने के लिए हम लोग रोटरी स्विच करते हैं। रोटर यानी कि रोटेट कर रहा है, नाम से देखो तो रोटरी स्विच डायरेक्शन को चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है। ध्यान रखना, जो बड़ी बड़ी मशीन है, स्टार्टर्स हैं, वहां पे डायरेक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स में करने के लिए या फिर उसकी स्टेप को चेंज करने के लिए, स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए भी, कि भाई पहले नंबर पे इतना चलेगा, लेकिन हमेशा ध्यान देंगे आप, जैसे पंखे की भी स्पीड रेगुलेटर से कम करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों में जो हम स्पीड कंट्रोल करते हैं तो वहां पे रोटरी स्विच का कार्य लेता है और दूसरा रोटरी स्विच डायरेक्शन को चेंज करने का काम भी करते हैं। चलिए, अब अगर किसी भी बच्चे का कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, हमारी क्लास तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर किसी भी दोस्त का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, खड़े हैं, अभी हम क्लास चल रही है, आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे भी पूछ सकता है, अदरवाइज मैं पूछूंगा। सभी लोग एक बार कमेंट कर दें कि ये वाला चैप्टर आपको क्लियर है, ठीक है। डेली जो काफी सारे बच्चे आए हैं उसको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आंसर अभी अगर कोई आपके मन में हो तो अभी पूछ लो, मैं बता दूंगा, वरना फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो पूछूंगा। चलिए, तब तक जलपान करने सर आपने क्लासेस फर्स्ट ईयर से शुरू क्यों नहीं किए? भाई फर्स्ट ईयर के ज्यादा बच्चे नहीं थे, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने काफी सारे चैप्टर है जो फर्स्ट ईयर के कराए थे, बट रिस्पॉन्स की बात है। देखिए जतिन जी, मैं पढ़ाता हूँ, आप मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो देखिए 50 से 100 बच्चे भी देखते हैं एक वीडियो को, ठीक है। टोटल 80 व्यू होते हैं, वो भी देखते हैं कितने, 20-30 बच्चे, 20-25 लाइक होते हैं। तो अपने को यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है, अपन सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं तो मेरे को मजा तभी आएगा पढ़ाने में। आपको पता है 25-80-100 व्यू पे कुछ भी नहीं मिलता, आप मान के चलो जीरो अर्निंग है, लेकिन मैं पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा कब? जब मुझे बच्चे देखें। आप देखिए, बच्चे लेके आइए, आपके पास अगर स्टूडेंट हैं, जितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, कम से कम 20 स्टूडेंट हो मिनिमम क्लास स्टार्ट करने के लिए, मुझे 15 से 20 स्टूडेंट चाहिए होते हैं। ये भी जो मैंने स्टार्ट की तो मेरे पास 14-15 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट मान के चलो थे। आप अगर डे 1 की क्लास में जाओगे तो 38 स्टूडेंट ने अभी भी अपना थंब इंप्रेशन दे रखा है, यानी कि इतने बच्चे अपने पास है जब अपने क्लास स्टार्ट करी। अभी भी देखिए डेली 15-16 बच्चे आते रहते, अभी 16 लाए तो 16 बच्चे आके गए। इतने बच्चे हों तब मुझे पढ़ाने में मजा आता है। एक बीप को 2 स्विच से कैसे जोड़ते हैं? एक पाइप को, या क्या लगे BIB, अच्छा, एक बल्ब को 2 स्विच से कैसे जोड़ा जाता है? यानी कि आप स्टेयर्स की वायरिंग देखो तो देखो, सीडीओ की वायरिंग पूछना चाहते हो आप, ठीक है। आप क्या पूछना चाहते हो? सीडीओ की वायरिंग। तो देखियो, सीडीओ की वायरिंग में जो हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं इसका नाम है 2 वे स्विच। सीडीओ की वायरिंग में जो हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं 2 वे स्विच। तो 2 स्विच जोड़ दी जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। फिर करा क्या जाता है? सिंपली कुछ नहीं करा जाता, ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से, 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, और नीचे वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब जो फेज दिया जाता है, सीधा सीधा फेज आता है, वो फेज कहाँ आता है? इस बीच वाले पॉइंट पे, और यहाँ से निकल के क्या होता है? वो फेज आगे चला जाता है, यहाँ से निकल के, ठीक है, सॉरी, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, बीच से कनेक्ट नहीं किया जाता। बीच वाले पॉइंट पे फेज दिया और यहाँ से कहाँ जाता है? सीधे मेरे बल्ब पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, बल्ब के एक पॉइंट पे। और बल्ब का दूसरा पॉइंट कहाँ कनेक्ट हो जाता है? न्यूट्रल पे कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कनेक्शन देते हैं। चलिए, पानी पी रहा हूँ। और भी किसी के कोई प्रश्न है? चलिए, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जो हम लोग कंट्रोल पैनल के अंदर बल्ब, एलईडी या इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पैनल के अंदर बल्ब, इंडिकेटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं? आप ये बताइए। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए या फिर सूचक युक्ति के रूप में? भाई प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करते हैं या फिर जो सूचना देने के लिए करते हैं? बताइए, दोनों में से कौन सा आंसर है आपका? तब तक हम पानी पी लेते हैं। कमेंट करके बताओ, ठीक है, सामने से हट रहा हूँ, कमेंट करके बताओ। हाँ, सूचक युक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा बताओ, सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को, सर्किट ब्रेकर आदि डिवाइस को कंट्रोल पैनल पर स्थापित करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? कमेंट करके बताओ। मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि सर्किट ब्रेकर को पैनल पे कसने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये और एक क्वेश्चन है जिसका आप लोग जवाब दे दीजिए फटाफट से।
चलिए अब हम लोग बना लेते हैं एक नारियल। ये है मेरा नारियल, ठीक है। यहाँ हमारा एक स्टैंड है, ये लगी हुई हैं अगरबत्तियाँ, और ये हो गई माला। और इसी के साथ आज हम इस चैप्टर को अर्पित करते हैं एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। हाँ भाई, अगरबत्ती ये रही, अगरबत्ती, माला, नारियल हो चुका है, ठीक है। और इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग रेस वे नहीं, ज्योति जी रेस वे नहीं होगा, डिन रिले। रेस वे तो तारों के लिए लगाया जाता था, डिन रिले का इस्तेमाल हम लोग एमसीबी को कसने के लिए करते हैं, ठीक है। बिल्कुल अंकित का बिल्कुल सब जवाब सही है, डिन रिले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप सबको समझ आ गई होगी। अब इसी के साथ ये हमारे जो चैप्टर है खत्म हो गया, 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन 5 चैप्टर का रिवीजन देखो। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब जो सबसे बड़ी चीज है कि अपन ने पढ़ा दिया, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। आज हमारे खत्म हो चुका है, तो अपन आज अब 20 मिनट पहले, कब 15-20 मिनट पहले क्लास खत्म कर देंगे। बट रिवीजन करोगे नहीं तो ये चीज ध्यान रखना कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें हमारे समझ में नहीं आएगी, तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिकल मशीनों को, वैद्युतिक मशीनों का मेंटेनेंस करना और उसका स्पीड कंट्रोल करना। तो ये एक चैप्टर है जो कि हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें मशीनों के बारे में आएगा। तो अभी मैं सोचूंगा कि हम लोग पहले मोटरों का स्पीड मेंटेनेंस करें या फिर हम लोग पहले मोटर वगैरह पढ़ लें, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा जरूर है, ये चीज ध्यान रखें कि ये जो हमारा चैप्टर है ये लगभग 4 दिन तो चलेगा, हो सकता है 3 से 4 दिन तो बिल्कुल ये चैप्टर चलने वाला है, ठीक है। काफी अच्छा चैप्टर है, तो हो सकता है ये चैप्टर 3 से 4 दिन चले, तो जो भी होगा कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप सबका साथ अगर यही बना रखा तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हाँ बिल्कुल। सत्यम वर्मा जी, क्या बात है, आज लेट हो गए सत्यम जी, क्लास खत्म होने वाली है तब आए, और आपका दोस्त नहीं आया, अन्वेश, क्या नाम था, अवेश, अवनेश, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें कि हमारे को चीजें कैसे लेनी है, पढ़ना कैसे है। अगर मैं डेली पढ़ा देता हूँ तो आपको डेली घर जाके रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो रिवीजन डेली करें। किताब सबके पास है, पीडीएफ इस चैप्टर की किस किस को चाहिए एक बार कमेंट करके बता दें कि किस व्यक्ति को इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। जिस व्यक्ति को इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए एक बार कमेंट करके बता दें। कल भी मैं पीडीएफ डालना भूल गया था, सॉरी, बट आज मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। और कल जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन का, वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण। अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो ये जो कंट्रोल पैनल चैप्टर पढ़ाया इसके तुरंत बाद आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, अदरवाइज चैप्टर आपको इजीली मिल जाएगा, बुक में देख लीजिएगा, वरना पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करा ही देंगे आपको, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो बताइए कमेंट करके फटाफट से कि पीडीएफ किसी को चाहिए तो मैं डालूं, अदरवाइज रहने दूं। चलिए, तो मुझे लगता है पीडीएफ किसी को नहीं चाहिए, तो अभी अपन अपनी सर डीसी मोटर पढ़ा देना। अच्छा, संगीता जी कहने डीसी मोटर पढ़ा देना, चलिए कोई बात नहीं। डीसी मोटर कह रहे तो डीसी मोटर भी स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ड्राइव वाला चैप्टर है फिर हम लोग बाद में कवर करेंगे, ड्राइव वाला जो चैप्टर है हम लोगों को बाद में कवर करना पड़ेगा। तो सभी लोग अगर चाहते हैं तो बिल्कुल डीसी मोटर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। कई सारे बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा, तो फिर ऐसा कर लेते हैं, ड्राइव वाला चैप्टर देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर आप बाद में ये मत बोलना कि पढ़ाया नहीं, मैं तो डीसी मोटर वाला चैप्टर स्टार्ट करा देता हूँ। फिर कल हम लोग डीसी मोटर तो नहीं, पहले आता है जनरेटर, तो पहले डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद डीसी मोटर, ठीक है। स्टेप वाइज चलेंगे, पहले डीसी मोटर आएगा, उसके जनरेटर आएगा, उसके बाद डीसी मोटर पढ़ेंगे। और देखना एक बार क्लास लेके आज जो भी बच्चा प्रेजेंट है, एक बार मुझसे भी आप लोग डीसी जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर वाला चैप्टर पढ़ के देखो, और फिर अगर आपको चीज समझना है तब आप चैलेंज करना कि सर यार आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। एक बार डीसी मोटर जनरेटर, बस एक चीज ध्यान रखना, पूरा ये जो दिमाग है ना खोल के बैठ जाना कि आपको कुछ नहीं आता डीसी मोटर जनरेटर के बारे में। जो क्वेश्चन हो, जो डाउट हो 50 बार पूछ लेना, और एक एक चीज आपके दिमाग में ना बिल्कुल हथौड़े से ठोक ठोक के भरूंगा आपके अंदर कि आप डीसी मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसके बारे में आप एक भी चीज नहीं भूलोगे, जीवन भर याद रहेगी। बस हाँ, ये चीज ध्यान रखना, मैं तो अच्छे से पढ़ाऊंगा लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, आपकी अगर आप लोगों की अगर इच्छा है, मंशा है कि सर ये पढ़ाइए, तो डेफिनेटली ये भी पढ़ाया जाएगा। और कुछ किसी की फरमाइश हो तो बता दें मुझे अभी, अदरवाइज हम अपनी क्लास को आज खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए
किसी की अगर कोई और डिमांड नहीं है तो हम अपनी क्लास आज की समाप्त करते हैं यहीं पे। चलिए धन्यवाद डेली हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी बच्चे नए आए थे उनको बता दूँ, डेली 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। तो कल 10 बजे सेम टाइम पे हम लोग मिलेंगे आप सभी के साथ। वीडियो जिसने लाइक नहीं करी वो लाइक कर दो। और सभी से रिक्वेस्ट है, सत्यम, संगीता जी, सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।